हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जनरल फिजियोलॉजी के, दैट इज टोटल बॉडी वाटर। ये ट्रांसलेट करो अगर हिंदी में तो पानी कितना है शरीर में, पूरे शरीर में कितना पानी है, दैट इज टोटल बॉडी वाटर, राइट। लेकिन ये जो वाटर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं इसका कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, कहीं इसका कॉम्पोजिशन कम है, कहीं इसका कॉम्पोजिशन कम पार्ट में भी बहुत वाइड है और कहीं बड़े पार्ट में भी छोटा है। रीज़न क्या है दी? क्योंकि अलग अलग जो बॉडी का पार्ट है दैट रिक्वायर अलग अलग और डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम इसके पढ़ क्यों रहे? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लो कि मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, मैंने कोई ड्रग डाला बॉडी में, वो ड्रग कितना फास्ट रिएक्ट करेगा या कैसे कौन से स्पीड से रिएक्ट करेगा, कैसा कॉम्पोजिशन होगा, क्या इफेक्ट होगा, पर्टिकुलरली उस ड्रग के बारे में पढ़ने के लिए एक्चुअली हम टोटल बॉडी वाटर की स्टडी करते हैं। टोटल बॉडी वाटर बहुत सारी चीज़ों में काम है, जैसे कि डिहाइड्रेशन जब बॉडी में होता है ना, शॉक जब बॉडी में होता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी वो इम्पैक्ट टोटल बॉडी वाटर पे पड़ता है। कि जब आप चिल्ड्रन में देखोगे तो ECF अपॉन ICF का रेशियो क्या होता है? कम होता है, लेकिन एब्सोल्यूट ECF ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वो फ्रीक्वेंट डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग से सफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ये भी रोल है। ठीक है दी, ये हमने ब्रीफ देख लिया। अब देखो टोटल बॉडी वाटर जो है इसको मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट दो तरह के फोर्सेस आते हैं। ठीक है, पहले तो ये फोर्सेस देख लो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। पहला फोर्स होता है दी ऑनकोटिक फोर्स या प्रेशर बोल लो, और दूसरा फोर्स होता है दी हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फोर्स। ठीक है, अब समझो, मैं तो बता रही हूँ, ये मान लो तुम्हारा एक है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, और इसमें हमारे पास है ये प्रेशर प्रोटीन है, और यहाँ पे ये फ्लूइड मतलब वाटर। ठीक है, वाटर है। तो वाटर हमेशा क्या करेगा? मान लो यहाँ पे X कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, यहाँ पे 0, तो वाटर हमेशा क्या करेगा बच्चों? हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो वाटर का जो फ्लो है टुवर्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये बताता है हमको दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन की अपनी एक खासियत है कि प्रोटीन जहाँ जाएगा वहाँ पानी को लेकर, मतलब पानी को अपनी तरफ खींचे। जैसे कि सोडियम हमने देखा है कि अगर हमको वाटर डिहाइड्रेशन रोकना है या ज़्यादा डायरिया रोकना है तो हम कहीं ना कहीं सोडियम का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, राइट। वैसे ही प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑनकोटिक प्रेशर। मतलब उल्टे हो गए ना दी, क्या समझो? जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वाटर को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजेगा, मतलब वो हमेशा टूवर्ड्स द ग्रेडियंट फ्लो करेगा, हायर टू लोअर। लेकिन जो प्रोटीन है वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा थ्रू अ फोर्स, थ्रू अ प्रेशर, जिसको हम ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह के फोर्स है। देखो ऑपोजिट फोर्स है, तो एक पानी को बाहर जाने दे रहा है, दूसरे पानी को खींच को रख रहा है। तो अल्टीमेटली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक कांस्टेंट बॉडी वाटर मेंटेन करके रखने का। ठीक है, अब अगर एडल्ट मेल की बात करूँ तो ठीक है, एडल्ट मेल में 60% जो है बॉडी वाटर का बना है और फीमेल में 50%। ठीक, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 60% हम मानते हैं। और इसके अलावा हमारी बॉडी वाटर के अलावा प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल से बनी है, ज़रूरी नहीं है तुमको लिखना, इट्स जस्ट द फैक्चुअल वैल्यू, आप नहीं करना यार। ठीक है, सिर्फ इतना लिखेंगे कि मेल की जो बॉडी है वो 60% वाटर से बनी है, फॉर फीमेल इट इज़ 10% लेस देन द एक्चुअल टोटल बॉडी वाटर ऑफ मेल, मतलब ऑलमोस्ट 50%। ठीक है, अब हम बात करते थी, मैंने अगर आपको ये बोला कि अगर मैं एक मेल की बॉडी कंसिडर करती हूँ और इसको उसकी जो बॉडी है वो 60% वाटर से बनी है, राइट। अब ये 60% वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे? ठीक है, अब ये 60% वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है दो तरह के फ्लूइड में, एक है ICF और एक है ECF। ठीक, ICF मतलब दी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर है। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है। अब ये देखते हैं, पहले हम इसका परसेंटेज देखो। तो जो ICF होता है वो 40% होता है फॉर अ मेल, और जो ECF है वो 20% है। ठीक है, अब बहुतों को कन्फ्यूजन होगा कि व्हाट इज ICF एंड ECF। समझो, ये मेरा सेल है, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड है दिस इज ICF, और ये मेरा इंटरस्टिशियल स्पेस है या प्लाज्मा बोल लो व्हाटएवर, तो यहाँ जितना भी फ्लूइड है, मतलब ये इस कंपार्टमेंट को हम ECF बोलते हैं, और यहाँ पे जितना भी फ्लूइड है दैट इज ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपका ICF हो जाएगा और ये आपका ECF हो जाएगा। अब देखो, तो ICF में 40% फ्लूइड है और ECF 20% फ्लूइड है। ठीक है, अब इसमें भी देखो क्या है, ICF हमने कितना बोला दी? ICF में हमारे पास है 40%, ECF में हमारे पास है 20%, ये हमने देख लिया। इसके अलावा आपको जो देखना है, अब ECF का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मा, और दूसरा अदर फ्लूइड्स। ठीक है,
प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करता है 5% और अदर फ्लूइड्स कंट्रीब्यूट करते हैं 15%। अभी अदर फ्लूइड्स में क्या क्या दी, जैसे कि इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स हो गया, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड्स हो गया, तो ये 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ चलेगा, यहाँ देखो ये, ठीक है। इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स जो होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, है ना, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड्स हो गई, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 15%, और प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करता है 5%, तो 20% हमारे ECF का बन गया। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, देखो एक कैलकुलेशन आता है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम फिक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। पहले इसको देख लेते हैं बस हम ब्रीफ में। तो फिक्स प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कितना है। आगे समझ में, क्योंकि हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं कि दी आपको कैसे पता कि 60% है, आपको कैसे पता 40% है, आपको कैसे पता कि 20% ECF है। तो ये कैलकुलेशन के लिए प्रिंसिपल्स, साइंटिस्ट, पूरी बॉडीज ने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया जिसको फिक्स प्रिंसिपल के नाम पे बोला जाता है, और इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड है। अब ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको करने के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे जो कि वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखो, वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है, कि फ्लूइड एक कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड है, जिसको हम V से डोनेट कर रहे हैं। अब A1 मान लो मैंने मान लो X अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंजेक्ट किया, तो जो मैंने अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंजेक्ट किया दैट इज X। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो निकल गया बॉडी से दैट इज मान लो Y। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। और दूसरा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दैट इज मान लो C। ठीक है, तो इसके बेसिस पर देखो वॉल्यूम क्या होता है दी, वॉल्यूम होता है हमारे पास ml, मतलब वॉल्यूम मतलब कितना है किसी भी फ्लूइड में, किसी भी कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब A1 दी क्या हो गया, A1 मतलब हो गया हमारे पास मैंने कितना इंजेक्ट किया। ठीक है, कितना जो डाई है, कितना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने इंजेक्ट किया। जो A2 है वो कितना मेरी बॉडी से निकल गया। मतलब अब देखो सीधी सी बात है कि इतना मैंने इंजेक्ट किया, इतना मेरी बॉडी से निकल गया, तो X माइनस वाई का ही डिफरेंस बचेगा। ठीक है दी, और C क्या हो गया कि वो जो सॉल्यूट मैंने लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये प्रॉपर एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको हम फिक्स फॉर्मूला बोलते हैं, फिक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। आप इसको अच्छे से लिख कर आएंगे, इट विल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन योर नोटबुक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। जो मैंने यहाँ पे देखा कि हमने फ्लूइड कितना इंजेक्ट किया, फ्लूइड कितना वो एक्सक्रीट हुआ, जितना भी है प्रॉपर जो प्रोसेस होता है ये डाइस के उस पर बेस्ड है। डाई डाइल्यूशन मैथड से एक्चुअली करते हैं, इसको डाई डाइल्यूशन मैथड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या, हम अलग अलग तरह का डाई लेते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स के लिए। लेकिन सबसे पहले हम जो डाई लेंगे उसके खुद के क्या फीचर्स है ये देखते हैं। देखो सबसे पहले जो मैंने डाई लिया, तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट तो यही होना चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक हो गया। ऐसा हो गया कि मान लो किसी को मैंने टेस्ट के चक्कर में जहर दे दिया, तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसलिए सबसे पहला जो होना चाहिए दैट द डाई शुड बी नॉन टॉक्सिक। दूसरा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक कहीं पे जाके ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और कहीं पे जाके कम इकट्ठा हो रहा है, और मान लो मैंने ज़्यादा इकट्ठा वाले जगह की स्टडी की तो मुझे वैल्यू तो गलत मिल रही है, क्योंकि हम तो कम वाली जगह को कंसिडर नहीं कर पा रहे। तो जिस कंपार्टमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं उस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन होना चाहिए। तीसरा डी क्या है, नॉन मेटाबोलाइजेबल। अब देखो समझो, मान लो कि तुमने टेस्ट के लिए मान लो ग्लूकोज दे दिया, ठीक है, दी ग्लूकोज तो बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा, ग्लूकोज तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेगा, राइट। तो इसीलिए हमको क्या मिलेगा, हमने जो एक्स दिया वो हमको वाई मिलेगा ही नहीं, है ना, वो बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा, कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ और ही कांड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि हम जो डाई दे रहे हैं, हम जो सब्सटेंस दे रहे हैं वो बॉडी में जैसा का जैसा जाए वैसे के वैसे ही बाहर एक्सक्रीट हो, तभी हमारे लिए स्टडी करना पॉसिबल हो जाएगा। चौथा चीज़ हमारे पास है कि वैल्यू हमको नोन होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे लिखा ना फॉर्मूला में, द वैल्यू ऑफ फ्लूइड इंजेक्टेड, कितना फ्लूइड मैंने इंजेक्ट किया है, मतलब उसकी वैल्यू मुझे पता है कि मैंने एक्स वैल्यू, 100 वैल्यू, 50 वैल्यू इंजेक्ट किया है, और जब एक्सक्रीट होगा तो वो भी हमको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, कैलकुलेट करना आसान होगा। तो वॉल्यूम शुड भी नोन। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डाल दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हाँ कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए ये कुछ डाइस के फीचर्स है। अब हम देखो डाइस देख लेते हैं, ये डाइस की लिस्ट है, तुम इसको वो कर सकते हो, याद करना है तो कर लो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम किसकी बात करें दी, टोटल बॉडी वाटर के कैलकुलेशन का, ठीक है। अब अगर टोटल बॉडी वाटर के कैलकुलेशन के लिए कर रहे हो तो इसके लिए जो तुमको याद करना है वो तुम दो याद कर लो, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रीटियम ऑक्साइड। दोनों ही क्या है दी, हाइड्रोजन के डाइज है, राइट। हाइड्रोजन का डाई बोल तो देखो आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रीटियम ऑक्साइड, ये हम बात करेंगे टोटल बॉडी वाटर के लिए। अब हम बात करते थे ECF के लिए, ठीक है। ECF में आप याद करोगे क्या, जितने भी आइसोटोप्स है रेडियो एक्टिव, चाहे वो क्लोराइड का हो, आयोडीन का हो, और हमने पढ़ा था नॉन मेटाबोलाइजेबल शुगर,
दे सकते हैं इसमें। अब हम ग्लूकोज नहीं दे सकते क्योंकि ग्लूकोज जाके बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा। इनुलिन दे सकते हैं क्योंकि इनुलिन हमारे जीएफआर के टेस्ट में भी काम आता है। इनुलिन टेस्ट होता है जो कि क्या होता है, जितना तुमने इनुलिन बॉडी से दिया उतना ही इनुलिन बॉडी से बाहर निकल गया अगर तुम्हारा किडनी ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकला तो कहीं ना कहीं किडनी डिफेक्ट शो करता है। तो इनुलिन भी क्या होता है, बॉडी में एक्चुअली मेटाबोलाइज नहीं होता है, एज जैसा तुमने दिया वैसे की वैसे बॉडी में वो एक्सक्रीट हो जाएगा। दैट इज, तो हमारे पास दूसरा आगे दी ECF के बारे में, दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप में क्लोराइड और आयोडाइड, सल्फेट, जितने भी रेडियो एक्टिव जो तुमने इधर वाले ग्रुप पे, बीच वाले ग्रुप में पढ़े हैं। और इनुलिन दे सकते हो, मैनिटॉल दे सकते हो, जो भी शुगर बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा सब दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा हमारे पास बच गया दी प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा बच गया। तो प्लाज्मा के लिए हम क्या देते दी, रेडियो एक्टिव आयोडीन और इवांस ब्लूराई, रेडियो एक्टिव आयोडीन और इवांस ब्लूराई। ठीक है दी, आपने ये तो बता दिया, आपने हमें ICF के बारे में नहीं बताया और आपने हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में नहीं बताया। चलो सबसे पहले तो बताओ, जल्दी 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 बताओ कि हमने क्या क्या किसके लिए क्या पढ़ा था। टोटल बॉडी वाटर के लिए क्या पढ़ा बच्चों हमने, टोटल बॉडी वाटर के लिए मैंने पढ़ा दी ट्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड क्या पढ़ा दी, अमाइनो पायरिन दी। हमको तो याद नहीं करवाया आपने, अरे कोई बात नहीं बच्चों, अमाइनो पायरिन। ठीक है, अब बात करते दी ECF के लिए क्या पढ़ा मैंने। तो ECF के लिए हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और दूसरा पढ़ा हमने नॉन मेटाबोलाइजेबल शुगर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या पढ़ा मैंने, सल्फेट पढ़ा, क्लोराइड पढ़ा, आयोडीन पढ़ा। और इधर मैंने क्या पढ़ा दी, नॉन मेटाबोलाइज सैकराइड में इनुलिन पढ़ा, मैनिटॉल पढ़ा, मैनिटॉल। ठीक है, और फाइनली दी हमारे पास क्या बचता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में हमने क्या क्या पढ़ा दी, प्लाज्मा में हमने पढ़ा एक तो इवांस ब्लूराई, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे MCQ बन सकता है। ठीक है, कि ये किसके कैलकुलेशन में काम आता है, और रेडियो एक्टिव आयोडाइड। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडाइड, तो ये हमारे पास किसके लिए काम आ गया, प्लाज्मा के लिए। अब हमने तीन चीज़ें देख ली, लेकिन अभी हमने दो चीज़ें कैलकुलेट नहीं की हैं, दैट इज ICF और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दी इसके लिए भी डाई बता दो, तो इसके लिए कोई डाई नहीं होती। व्हाट, देखो अगर तुम टोटल बॉडी में देखो तो ये 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये इसको देखो तो 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है उसके लिए कोई डाई नहीं है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दी, तो देखो जब ICF तुमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तुमने लिया टोटल बॉडी वाटर और उसमें से तुमने ECF माइनस कर दिया, कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स हमने बचपन में पढ़ा होगा। और सेम अगर तुमको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैलकुलेट करना है तो तुम पहले क्या लोगे, ECF, और ECF में से क्या माइनस कर दोगे दी, प्लाज्मा, है ना। तो ये करने से तुमको पूरा का पूरा जो तुम्हारा वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया। तो ये था तुम्हारा टोटल बॉडी वाटर का कॉम्पोजिशन, पूरा का पूरा जो थ्योरी वाला पोर्शन था। तो तुम जब अगर टोटल बॉडी वाटर आता है गलती से भी तो तुम सबसे पहले लिखोगे कि व्हाट इज टोटल बॉडी वाटर, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज टोटल बॉडी वाटर। उसके बाद आप बताओगे कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, मतलब ये इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हो जाएगा। फिर आप बताओगे कि कंपार्टमेंट्स कितने हैं, ICF में कितना है, ECF में कितना। मुझे अभी भी याद है जब हमने फिजियोलॉजी का PCT दिया था, जनरल फिजियोलॉजी का, तो ये पहला क्वेश्चन था, मतलब पहले PCT का क्वेश्चन था, एंड आई गॉट 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 5 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यही लिखा था। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि प्रेशर्स कौन कौन, टोटल बॉडी वाटर के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, तो ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप लिखोगे। इसके अलावा डायग्राम बना दो, फिर फिक्स प्रिंसिपल बता दो कि फिक्स लॉ क्या बोलता है, डाइज के फीचर्स बताओ, डाइज अलग अलग बताओ, प्लाज्मा और के डाइज क्या है, ECF के डाई क्या है, और टोटल बॉडी वाटर का डाई क्या है बताओगे, ICF कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताओगे। एंड एक वहाँ पे आपके पास एक क्लिनिकल आप इसमें लिख सकते हो, दैट इज ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यू बॉर्न। डिहाइड्रेशन ऑफ न्यू बॉर्न में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट ECF का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, बट जो ECF अपॉन ICF रेशियो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ है दे आर प्रोन फॉर डिहाइड्रेशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो यही था टोटल बॉडी वाटर, इससे ज़्यादा है नहीं, डिफिकल्ट नहीं था ये टॉपिक, बस इतना था कि हाँ याद रखिए कि 40% जो मेरा वाटर है वो ICF में है, 20% मेरा ECF में, उस पर भी 5% प्लाज्मा में है, 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने फिक्स प्रिंसिपल दिया कि मान लो मुझे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैंने X अमाउंट दिया, Y इंजेक्ट मेरी बॉडी से एक्सक्रीट हुआ और टोटल सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इससे मैंने कैलकुलेट कर लिया। मेरे पर्टिकुलर डाइज है टोटल बॉडी वाटर के लिए अमीनो पायरिन और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्यूटेरियम ऑक्साइड, और अगर मुझे ECF कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डाइज है हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज और नॉन मेटाबोलाइजेबल शुगर, और अल्टीमेटली हमारे पास आता है प्लाज्मा, उसके लिए हमारे पास है इवांस ब्लू डाई। और अल्टीमेटली जब अगर मैंने टोटल बॉडी वाटर में से ECF माइनस कर दिया तो ICF मिल गया, ECF में से प्लाज्मा माइनस कर दिया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज ऑल अबाउट टोटल बॉडी वाटर। आई होप तुमको सब टॉपिक समझ में आया, क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो तुम बता सकते हो।
और जस्ट डू लेट मी नो कि आपको एनाटमी का कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, सो दैट वी कैन कवर इट, क्योंकि मुझे जितने रिस्पॉन्सेज आए दैट वॉज फॉर हेड एंड नेक एंड ब्रेन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हेड नेक एंड ब्रेन को अच्छे से पढ़ सकें। एंड एक चीज़ और बताओ कि आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब है, 2023 बैच, ताकि अगर वो पहले हो तो हम ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स डाल के आपको फिजियोलॉजी कवर करा सकें। और हाँ, ये बताओ कि तुमको फिजियोलॉजी के लेक्चर समझ में आते हैं कि नहीं आते। दैट्स इट, ओके। इस वीडियो को देखते ही बाय बाय, टेक केयर।